So we were discussing in previous class the types of hydrides, okay, and first we discussed about the ionic hydrides. I think some of the points were left in ionic hydrides. Let's discuss it. देखते हैं थोड़ा सा ionic hydride के कुछ points. We were discussing about ionic hydrides. Okay, so we can see also the reactivity of ionic hydrides. So ionic hydride की reactivity हम उसकी stability को भी study कर सकते हैं. जैसे let me take some examples of ionic hydride and their stability. So let's see stability of ionic hydrides. Suppose we have hydrides of alkaline metal, lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride, rubidium hydride and francium hydride. francium की जरूरत है नहीं because it is a cesium और आ जाएगा, rubidium cesium hydride. Okay, so we know that as we move down, so we have hydrogen, same hydrogen is here, but as we are moving down the size of atom is increasing. तो एटम का साइज आप देख रहे हो बेटा इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, सो जस्ट हाँ बेटा बोलिए क्या बोल रहे हैं. हाँ बिल्कुल, एक सेकंड, रुबेडियम नहीं, उसके नीचे जो आएगा आपके पास लिथियम, फ्रेंशियम होता है रेडियो एक्टिव. रुबेडियम रेडियो एक्टिव नहीं है बेटा, वो रेडियम होता है. आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, रेडियम, ठीक है ना, रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, रुबेडियम नहीं होता है. ठीक है ना, ध्यान रखना. सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एज यू आर मूविंग डाउनवर्ड, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे इसमें, सो एज यू आर मूविंग डाउनवर्ड द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस. ठीक है, मेटल आयन का साइज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो साइज इंक्रीज होने के साथ साथ यहां पर क्या होता है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है या थर्मल स्टेबिलिटी है या हम बोले कि लैटिस एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. लैटिस एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी. यानी कि जो एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जितना छोटा आयन होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, ठीक है, ग्रेटर विल बी द लेटेस्ट एनर्जी फॉर्म्ड बाय द फॉर्म्ड इन फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड. जो है वो आयनिक कंपाउंड जब बनाएगा कोई छोटा पॉजिटिव आयन, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी ना उसको अट्रैक्ट करने की नेगेटिव आयन को, उतनी ज्यादा होगी. ध्यान रखें. तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो सीजियम का साइज काफी बड़ा है, तो सीजियम पॉजिटिव आयन बनेगा, उसका साइज काफी बड़ा है. तो इस वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स होगी, ठीक है, हाइड्रोजन और सीजियम के बीच में, वो काफी कंपैरेटिवली कम होगी लिथियम हाइड्राइड या सोडियम हाइड्राइड के कंपैरिजन के अंदर. ठीक है, तो यहां पर इसका रीजन क्या आ रहा है कि लैटिस एनर्जी कम क्यों है, एज द साइज ऑफ पॉजिटिव आयन इंक्रीजेस. ठीक है, ये जानते हो आपने कहां पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आपने फजान रूल पढ़ा था बेटा, फजान रूल पढ़ा था. और आपने फजान रूल, हाँ बिल्कुल, केमिकल बॉन्डिंग में, वहां फजान रूल में आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव आयन का साइज जितना छोटा होता है, ठीक है, ध्यान रखना कि उसके जो बॉन्ड के अंदर अट्रैक्शन जो है ना नेगेटिव आयन के लिए उतनी ज्यादा होती है, उतना ज्यादा वो अट्रैक्शन पावर से उसको अट्रैक्ट करता है और उसमें लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी उस आयनिक कंपाउंड के अंदर. लेकिन यहाँ साइज डिक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, नीचे जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है. और लैटिस एनर्जी क्या है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. तो अगर लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स उसको डिसोसिएट करना बहुत आसान है. ठीक है, इसको डिसोसिएट करना बहुत आसान है, आप हीट करेंगे तो आसानी से टूट जाएगा. तो इसकी जो थर्मल एनर्जी है या थर्मल स्टेबिलिटी जो है, थर्मल स्टेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब सीजियम हाइड्राइड जो है वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल. ठीक है, और ऊपर अगर देखेंगे तो ये क्या है, मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबिलिटी नीचे जाते जाते डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी, खासकर आयनिक हाइड्राइड की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है. चलिए इसको रफ कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव ऑन. यस, और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम आगे, दैट इज मेटेलिक एंड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड. चलिए देखते हैं. मेटेलिक हाइड्राइड
मेटेलिक हाइड्राइड और इंटरस्टीशियल हाइड्राइड। ठीक है, अब देखो ये हाइड्राइड कैसे बनते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट जैसे निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, ठीक है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खासकर की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप, ठीक है, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके अंदर बीच बीच में एटम्स के बीच बीच में गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस। क्यों समझे इसको, जैसे ये आपके पास में मेटल है, सपोज डी ब्लॉक के या एफ ब्लॉक के, अभी बात करेंगे कौन कौन से, तो इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, इनके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टीशियल स्पेस। ठीक है, और इंटरस्टीशियल स्पेसेस के अंदर ध्यान रखना हाइड्रोजन इनके साथ में कंबाइंड फॉर्म में, कैप्चर फॉर्म में मिल जाता है हमें। ठीक है, और इस तरह से वो मेटेलिक हाइड्राइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना इनकी जो स्टाइकियोमेट्री होती है वो फॉलो स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो के अंदर नहीं होता ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको फॉलो करेगा, तो वहां पर हो सकता है कि जितना उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो रेशियो दिख रहा है हमें, वो रेशियो नहीं मिले, वहां पर हाइड्रोजन का रेशियो उस मेटल के रेशियो के अंदर कम मिल जाए। ठीक है, तो पहले तो अपन ये समझते हैं बनाते कौन है इसको। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट ऑफ, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5, 3, 4 एंड 5। कौन कौन से एलिमेंट, जैसे स्कैलियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, यट्रियम, ठीक है, जिरकोनियम, नायोबियम, लैंथिनम, हैफनियम, ठीक है, टेंटेलम, एक्टीनियम, एक्सेट्रा। तो ये जो एलिमेंट है जो आपके पास में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, इसके अलावा देखो 10th, 12th और 10th, 11th एंड 12th, 10th, 11th एंड 12th ग्रुप के अंदर आपके पास जैसे आगे पैलेडियम आ गया, कॉपर आ गया, जिंक आ गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ये और एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपके पास जैसे सीरियम आ गया है, यूरोपियम आ गया है ना, यट्रिबियम आ गया है, थोरियम आ गया है, यूरेनियम आ गया है, एक्सेट्रा। ये जो एलिमेंट्स हैं ऑन हीटिंग, अगर आप इसको हीट करेंगे तो क्या करेंगे, ये ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन अंडर प्रेशर के अंदर इसको हीट करेंगे, तो ये क्या कराएंगे, ये फॉर्म हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे, जो अपन बात कर रहे हैं मेटेलिक हाइड्राइड या इंटरस्टीशियल हाइड्राइड की। ठीक है, तो ये सब हाइड्राइड की फॉर्मेशन करते हैं। इसमें भी थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी है, एक बार बेटा थोड़ी इंक डाल लेता हूं मैं, लाइट हो गया है काफी ज्यादा। कुछ ग्रुप के अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट ही ये शो करते हैं, जैसे अगर अपन बात करें ग्रुप 6 की, ठीक है, तो ग्रुप 6 में केवल क्रोमियम ऐसा एलिमेंट है जो इस तरह के हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, ग्रुप 6 में अगर आप ग्रुप 6 की बात करते हैं, ओनली क्रोमियम फॉर्म CrH, ठीक है, इस तरह के इंटरस्टीशियल हाइड्राइड बनाता है। इसके अलावा यहां पर एक स्पेशल टर्म आती है, जैसे मेटल ऑफ ग्रुप 7, 8, 9, ये इस तरह के हाइड्राइड नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना कि मेटल ऑफ ग्रुप कौन कौन से ग्रुप आपके पास, 7 ग्रुप, 8 ग्रुप और 9 ग्रुप, ये 3 ग्रुप के जो मेटल्स हैं, ये डू नॉट फॉर्म दीज हाइड्राइड।
दीज हाइड्राइड्स, इन हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इन हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। और द रीजन ऑफ द पीरियड, अब ये अगर देखा जाए तो 7 से लेकर 9 तक जो इसकी फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हाइड्राइड नहीं बन रहा है, तो इसलिए उस पूरे रीजन को आप क्या बोलेंगे, दिस रीजन, पीरियोडिक टेबल में जो ये रीजन है, दिस रीजन, ठीक है, ये जो एरिया है 7th ग्रुप से लेकर के 9th ग्रुप तक का जहां हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, उस रीजन को आप क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड गैप, ठीक है, इसको आप कहते हैं हाइड्राइड गैप। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसे अपन हाइड्राइड गैप कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 7th, 8th और 9th ग्रुप के जो एलिमेंट है वो इन हाइड्राइड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग हाइड्राइड गैप कह रहे हैं, ठीक है। एक चीज और, हाँ बिल्कुल, स्टोर कर, वो उसका रीजन बेटा वही है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो खाली जगह होती है वहां पर स्टोरेज होता है उसके अंदर, ठीक है ना, तो वहीं स्टोर होता है फिर। लेकिन उसको जब आप वो करेंगे ना, हीट करेंगे, तो हाई टेम्परेचर पर वो हाइड्रोजन रिलीज भी हो जाती है और उनको आप रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम में भी लेते हैं, ठीक है। नीलम, यस, वांट टू से एनीथिंग? बेटा एक्चुअली क्या है, कुछ थोड़ा बहुत इनके साइज पे भी डिपेंड करता है, इनका जो लैटिस के अंदर अरेंजमेंट होता है, ये जो मेटल्स हैं, इन मेटल के अंदर जो एटम्स कैसे अरेंज है, उन अरेंजमेंट के बीच में कितना स्पेस खाली रह गया है, तो उस बात पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि सभी मेटल का जो अरेंजमेंट होता है ना वो सेम नहीं होता। आप 12th क्लास में आगे एक सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे कुछ में तो होता है एफसीसी अरेंजमेंट होता है, कुछ में बीसीसी होता है, कुछ में ईसी, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, तो उन सब में सबका अरेंजमेंट अलग अलग है। कुछ में इंटरस्टिशियल स्पेस ज्यादा है, कुछ में इंटरस्टिशियल स्पेस कम है, तो ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितना इंटरस्टिशियल स्पेस है, क्या उसमें वो छोटे एलिमेंट जो है वो वहां पर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये बेटा ये शेयरिंग रिएक्शन नहीं हो रही ना यहाँ पर, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रही है, उनके जो अभी जैसे मैं वही चीज बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार उसको सुनो आप, उसी का आंसर आ जाएगा आपके पास में। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, इन हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन एटम बीइंग स्मॉल इन साइज, इट ऑक्यूपाइज सम इंटरस्टिशियल साइज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। अभी ये मैंने यही चीज तो आपको बताई थी कि यहां पर रिएक्शन नहीं कर रहा है ये, यहां पर जो ये बीच में जो आपके पास इंटरस्टिशियल स्पेस आ गया, उस स्पेस में हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा ये, ठीक है, इस तरह से हाइड्रोजन स्टोर हो जाएगा, इस तरह से बोले तो हम यहां पर, ठीक है। तो इसलिए इसको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड भी कह रहे हैं इन मेटल हाइड्राइड को। हाँ, उसमें तो डेफिनेटली उसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, मतलब आयंस होते हैं उसके अंदर, वहां पर पॉजिटिव आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पर, आयनिक हाइड्राइड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लेकिन यहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, यहां पर केवल इंटरस्टिशियल स्पेस जो गैप है बीच में, वहां पर हाइड्रोजन को कैप्चर किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ध्यान रखें, एक तो ये मेटल हाइड्राइड का गैप जो है इसको ध्यान रखें आप, ठीक है, जिसको हम हाइड्राइड गैप कह रहे हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड इसको रफ कर दें। तो इसका ना ये रीजन जरूर लिखें आप, इन हाइड्राइड्स में क्या होता है कि हाइड्रोजन, बेटा मैंने कहा थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज मैं बता रहा हूं, आप थोड़ा जो मैं लाइन पढ़ रहा हूं आप उससे आगे की लाइन जैसे मेरे को बोल रहे हो, तो वो लाइन तो आ ही रही है, तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लो इस चीज में, ठीक है ना, वो अभी आ ही जाएगी अपने पास में जब अपन इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन बात करें इनका मतलब बनते किस तरह से हैं, जैसे मैंने कहा इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है वो, ठीक है, तो इस तरह से इन हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है देखो इनमें, कि ये जो हाइड्राइड्स होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी देखो इनकी, ये आपको हार्ड मिलेंगे, नेचर में हार्ड होते हैं, इनमें मेटेलिक लस्टर भी आपको देखने को मिलेगा इन हाइड्राइड्स के अंदर, ठीक है, और दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे, जो अभी आप पूछ रहे थे कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं,
तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रिक, क्योंकि अपनी मेटेलिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। भाई हुआ क्या यहाँ पर, हमने कहा कि हाइड्रोजन ने उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। अगर हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन हो जाता तो कंपाउंड ही अलग बन जाता, और वो अगर कंपाउंड अलग बनता तो डेफिनेटली वो अपनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को लूज कर देता। तो यहां पर मेटल तो मेटल की फॉर्म में ही है, उसमें जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बॉन्डेड है, वो उसको मूव कर सकता है वो, ठीक है, इसलिए इसमें कंडक्टिविटी है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी रिटेन रहती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें रहती है, ठीक है, प्रॉपर्टी तो वो भी देखने को मिलेगी। तो हार्ड होंगे, मेटेलिक लस्टर होगा, कंडक्टिविटी भी शो करेंगे और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी इनमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरी बात करें कि अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो बेटा इन हाइड्राइड्स की जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी मेटल के कंपैरिजन में कम हो जाती है, ठीक है। रीजन समझना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब क्रिस्टल लैटिस के अंदर हाइड्रोजन गैस को कैप्चर करते हैं तो इनका जो लैटिस होता है, लैटिस, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा फैल जाता है। और जब लैटिस एक्सपेंड होगा तो डेफिनेटली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखें कि इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ हाइड्राइड, ठीक है, डिक्रीजेस एज लैटिस ऑफ these हाइड्राइड, ठीक है, इन हाइड्राइड्स का जो लैटिस होता है, लैटिस ऑफ these हाइड्राइड एक्सपेंड when it कैप्चर हाइड्रोजन, ठीक है। जब इसमें हाइड्रोजन भरेगी तो उसका जो लैटिस है वो थोड़ा सा फैल जाएगा, तो इस वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, मेटल के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। इसके अलावा ये जो हाइड्राइड्स होते हैं, तीसरा पॉइंट जो अपन ने अभी बात कर रहे थे कि ये नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, ठीक है, इनकी स्टाइकियोमेट्री मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो these हाइड्राइड्स आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, ठीक है, these हाइड्राइड्स आर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपन, लेंथेनम हाइड्राइड जो है उसमें 2.87, जैसे हमें देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का रेशियो 1:1 होना चाहिए, बट 1:2.87 है। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, और ज्यादा होने का रीजन भी यही है कि उसके अंदर जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, बीच में खाली जगह है, वहां पर हाइड्रोजन कैप्चर है। तो लेंथेनम एटम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन आपको वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से टाइटेनियम हाइड्राइड की अगर बात करूं तो देखने पर तो ऐसा लगता है 1:1 होना चाहिए, बट यहां पर जो हाइड्रोजन है वो आपके पास 1.5 से 1.8, ठीक है, यानी मोर देन 1 है यहाँ पर। सिमिलरली जिरकोनियम की अगर हम बात करें तो जिरकोनियम जो है उसमें हाइड्रोजन 1.3 से और 1.75 इस रेशियो के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए नॉन स्टाइकियोमेट्रिक हाइड्राइड है, ध्यान रखें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि इन हाइड्राइड का यूज क्या है, ठीक है, तो जैसा अभी अपन ने कहा था कि वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। यूजेस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, इन हाइड्राइड को हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर और एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम में आते हैं कि हाइड्रोजन इनमें कैप्चर है, तो जब आप इसको हीट करेंगे वो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, तो ये स्टोर करके तो रख ही सकता है हाइड्रोजन को। तो ध्यान रखें, इसमें हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया, हाइड्रोजन स्टोरेज मीडिया की तरह आप इसको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसको कैटालाइटिक रिडक्शन के लिए यूज में लिया जा सकता है, कैटालाइटिक रिडक्शन, ठीक है। आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी होगी जहां पर आप रिडक्शन कराते हैं, ठीक है। उन रिडक्शन में आप देखते हैं कि मेटल जो है उसके साथ जब अपन हीट कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड को, तो उस कंपाउंड का इजीली रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो मेटल हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, और जब वो मेटल हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है तो वो हाइड्रोजन जाकर के रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, इसका यूज कैटालाइटिक रिडक्शन में किया जाता है। कैटलिस्ट की तरह उस मेटल का यूज करो, वो हाइड्रोजन देगा और उसका रिडक्शन कर देगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। बोलिए। बिल्कुल बेटा, यहां पर इनका रेशियो कह रहे हैं कि अपन जैसे
भाई लेंथेनम हाइड्राइड लिख रहा हूं मैं, तो हमें हाइड्राइड इसको शो तो करना ही पड़ेगा ना हाइड्रोजन, कि भाई लेंथेनम के कंपैरिजन में हाइड्रोजन 2.87 है। तो इसका मतलब इसमें जैसे अगर इसका आप अगर वो देखते हैं नंबर ऑफ एटम देखते हैं और हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम देखते हैं उस लेंथेनम के अंदर, तो वहां पर हाइड्रोजन आपको इस रेशियो में मिल रहा है। फॉर्मूला तो बनाया क्योंकि हाइड्रोजन है इसमें, बट मैंने कहा कि केमिकल रिएक्ट नहीं किया है उसने, ठीक है, केमिकली रिएक्ट नहीं किया है, वो उसके इंटरस्टिशियल स्पेसिस के अंदर है, ये ध्यान रखना बेटा। इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जो खाली, क्योंकि इसको हाइड्रोजन स्टोरेज की तरह काम में ले रहे हैं। हाँ, हाइड्राइड जब अपन बोल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर H तो लिखना पड़ेगा अपन को, क्योंकि जब हाइड्राइड आ गया तो इसका मतलब हाइड्रोजन वहां पर नेगेटिव आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और वो हाइड्रोजन उसके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भरा हुआ है। जब आप हीट करेंगे तो उसको बाहर निकाला जा सकता है, उसको लूज कर सकता है वो, ठीक है, ओके। और लेकिन वो उसका रेशियो जो है ना वो फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक्चुअली क्या होता, हम ये कह रहे हैं कि अगर वो केमिकली उसके साथ कंबाइन हो जाता तो फिर उसमें कंडक्टिविटी और उसका जो मैग्नेटिक नेचर होता है ना बेटा, वो भी चेंज हो जाता है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो मेटल हाइड्राइड है उसकी न तो कंडक्टिविटी चेंज हो रही है, वो कंडक्टर है, ठीक है, और नहीं आप उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देख रहे हो चेंज नहीं रही, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, मैग्नेटिक लस्टर भी शो कर रहा है, ठीक है। तो अपनी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो तो सब रिटेन कर रहा है, वो तो उसने लूज ही नहीं की। और हमें पता है कि जब वो रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के बाद में जो नया कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी मेटल के से डिफरेंट होती है। जैसे हमें पता है आयरन कैसा होता है, क्या चीज, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है बेटा, इनको बनाया जाता है। अभी अपन ने बिगनिंग के अंदर क्या बताया आपको, अभी बिगनिंग में हमने ये बताया कि जब आप हाई प्रेशर पर, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में इसको हीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है, तो वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर अगर आप प्रेशर रिमूव करोगे और उसको हीट करोगे तो वो हाइड्रोजन को वापस रिलीज कर सकता है, ठीक है। इनको प्रिपेयर किया जाता है मेटल जो जब एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटलर्जी के अंदर मेटल का, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर हाइड्रोजन आपको वहां मिले ही, क्योंकि जब आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई जरूरी थोड़ी है उसका जो ओर है वो ऑक्साइड की फॉर्म में भी हो सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में भी हो सकता है। तो आप उसको जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके पास में आयरन हेमाटाइट की फॉर्म में मिलता है, और हेमाटाइट हमें पता है आयरन का ऑक्साइड है, तो उसमें हाइड्रोजन नहीं है। जब आप उससे आयरन मिले ऑब्टेन करेंगे तो आपको प्योर आयरन मिलेगा लास्ट के अंदर, मेटलर्जी के अंदर। फिर अगर आप मान लो उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो फिर वो हाइड्राइड की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर एंड कोवेलेंट हाइड्राइड की। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर एंड कोवेलेंट हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर एंड कोवेलेंट हाइड्राइड, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूलर एंड कोवेलेंट हाइड्राइड जैसा नाम से पता चल रहा है, ठीक है, कि यहां पर हाइड्रोजन और कोई दूसरा जो आपके पास एलिमेंट है उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग से वो हाइड्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि हाइड्राइड आर फॉर्म्ड बाय, खास करके हाइड्राइड बनाता कौन है ये भी समझ लें आप, कि पी ब्लॉक एलिमेंट और एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ एलिमेंट जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम, एस ब्लॉक एलिमेंट के जो एलिमेंट है वो इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कि हाइड्राइड कौन बना रहे हैं। फॉर्म्ड बाय पी ब्लॉक एलिमेंट, एक तो पी ब्लॉक एलिमेंट बना रहे हैं, एंड सम एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक और एस ब्लॉक में भी कौन से, एक तो बेरिलियम हो गया और एक मैग्नीशियम हो गया, बाकी सब आयनिक बनाते हैं। एस ब्लॉक के जो बाकी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में जो हाइड्राइड बनाते हैं वो आयनिक है, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं, इसलिए अपन कह रहे हैं कि वो कोवेलेंट है। बेटा आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये दो एलिमेंट जो है ये कोवेलेंट हाइड्राइड क्यों बनाते हैं एस ब्लॉक में, आयनिक क्यों नहीं बना रहे? कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर? बताइए बेटा, रीजन? नो आइडिया? देखिए सिंपल सा आइडिया है इसका, समझना आप इस चीज को। अगर मेटल और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो आयनिक हाइड्राइड बनाएगा,
और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो वो कोवलेंट बनाएगा। तो आपको पता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ये आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल में ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से है। तो ये ऊपर वाले जो है वो लेस, मतलब लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है, इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कब है, कैल्शियम जब नीचे जाते हो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो इनके साथ जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना सकता है। इस वजह से ये क्या है कि कोवलेंट हाइड्राइड बनाते हैं, ध्यान रखना। बाकी आयनिक बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इनमें इलेक्ट्रॉन देने का नेचर ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देंगे, हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे और आपस में बॉन्डिंग बनेगी। हाँ बेटा, सोडियम नहीं, बेटा सोडियम, अब मेरी बात सुनो इधर पे। मैं क्या कह रहा हूं कि आप सोडियम को देखते हो तो सोडियम की पोजीशन यहां पर है, ठीक है, इधर पर है सोडियम, इस तरह से। तो जब आप इस तरफ मूव करोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है ना, तो ये तो ज्यादा मेटेलिक हो गए, और ज्यादा मेटेलिक के अंदर आप देखो सोडियम, पोटेशियम, और नीचे भी जाओगे तो बढ़ेगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो सोडियम तो लिथियम से भी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इधर से भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इधर से भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन के साथ आयनिक हाइड्राइड भी बनाएगा ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, वो तो ऑलरेडी जब बनाते हैं फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि उसका नेचर कैसा है, ठीक है। तो वो हम उसमें केवल रीजन अलॉट कर सकते हैं उसको भी, क्या रीजन रहा होगा कि इसने कोवलेंट बनाया, क्या रीजन रहा होगा कि इसने आयनिक बनाया, तो हमें जो रीजन पता। हाँ हाँ, चलिए, तो ये चीज क्लियर है बेटा, है ना, कि एक तो पी ब्लॉक एलिमेंट और एक एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट के कुछ एलिमेंट इस तरह के हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। और ये हाइड्राइड कब बनता है, these hydrides are formed when there is less difference, in electronegativity of हाइड्रोजन एंड मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन और मेटल के बीच में, या एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, ठीक है, तो इस तरह के हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये सब है, बोलो। टाइटेनियम, हम्म, नहीं तो वो तो रेडिएशन है ना बेटा, रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो वो तो इसमें कहां आ गया, कोवलेंट हाइड्राइड के अंदर, मैं समझा नहीं। वो तो एक रेडिएशन की फॉर्म, वो तो एनर्जी की यूनिट है। हाँ, वो तो एनर्जी की बेटा यूनिट है ना, तो एनर्जी की रेडिएशन की फॉर्म में इमिट कर रहा है वो तो, ठीक है ना, वो तो अलग मैटर हो गया बेटा। सबका अपना अपना नेचर है आइसोटॉप का, और एक्चुअली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो अपन रेडियो एक्टिव वाले ग्रुप में पढ़ा जाता है उसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो है ही नहीं अपने इसको, ठीक है ना। और उसमें भी क्या, जो अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो उनके इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि रेडियो एक्टिविटी का नेचर कितना है। भाई किसी का रेडियो एक्टिविटी नेचर कम है, ठीक है, क्योंकि एक टर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, तो जिसका हाफ लाइफ पीरियड छोटा होता है, कम होता है, तो वो ट्रांजिटरी होते हैं, तो वो ज्यादा रेडिएशन इमिट करते हैं। तो जैसे आप बता रहे हो कि भाई वो बहुत रेडिएशन ज्यादा इमिट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कम है, तो वो जल्दी एक तरह से रेडिएशन को इमिट करके, और मतलब उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होगी, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए ही आते हैं, बनते हैं, जैसे कुछ जैसे मैंने बताया था आर्टिफिशियल या सिंथेसाइज आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको लैब में बनाते हैं और मोमेंट्री टाइम के लिए रहते हैं, उसके बाद में वो अपने आप खत्म हो जाते हैं कंटिन्यूस रेडिएशन इमिट करते हुए, ठीक है। तो सबका अलग अलग नेचर है उसके अंदर।
तो बेटा नेचर अलग, मैंने अभी क्या बताया आपको, एक लाइन लिखवाई है मैंने यहाँ पर, देखो मैंने लिखा है कि एक्चुअली जो आपके पास बॉन्ड का नेचर होगा ना, कि वो आयनिक होगा कि कोवलेंट होगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। तो आप इस चीज को देखो कि ऑक्सीजन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मैग्नीशियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखोगे तो बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोजन और मैग्नीशियम में देखोगे तो बहुत कम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो कोवलेंट बनाएगा, और डिफरेंस ज्यादा होगा तो आयनिक बनाएगा। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो इसलिए वो आयनिक बना रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। तो अब ये जो अपने पास बेटा कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं अपन। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड जो है, कोवलेंट हाइड्राइड, इनका हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और जब इसको क्लासिफाई करते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। ठीक है, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और रिच। पहले प्रिसाइज ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड, और एक हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इस चीज को समझते हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ठीक है, तो आप देखो कि अगर हमारे पास जो 13th ग्रुप का एलिमेंट है, 13th ग्रुप एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट, ठीक है, अगर मैं ग्रुप 13 एलिमेंट की बात करता हूं, अल्लो टाइम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी और बोर्ड उसमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे।